देखो वेलकम बैक टू द क्लास। 6 क्वेश्चन हो गए, साथ में देखो बेटा। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड की 3/4 अंश पूंजी का ग्रहण किया 31 मार्च 17 को किया, जब दोनों कंपनियों के वित्तीय विवरण निम्नांकित थे। इक्विटी शेयर दे रखा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड में कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, दोनों का रिजर्व है और सरप्लस अलग अलग है। नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज भी दिया है। नॉन करंट असेट्स में है टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, और करंट असेट्स दे रखी है 1,30,000 1,20,000 की। 31 मार्च 17 को मिश्रित वित्तीय विवरण तैयार करना है आपको। लो पकड़ो। सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशो। दो लिमिटेड है उसमें, है ना। एक एस लिमिटेड है, एक एच लिमिटेड है। पहले एच लिमिटेड है। होल्डिंग जो है कंपनी है एच लिमिटेड, और सब्सिडरी कंपनी जो है वो है एस लिमिटेड। अब 3/4 पार्ट हायर किया है उसने। होल्ड कितना किया है? 3/4। तो रेशो कैसे बनाएंगे इसका? इसका रेशो इधर बना के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। रेशो एक तो आएगा होल्डिंग के पास, अनुपात एक आएगा सब्सिडरी के पास। होल्डिंग के पास रहेगा 3/4। अब कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन में होती है तो अपने आप में 1 होती है, तो सब्सिडरी के पास कितना रहेगा? 1 - 3/4। तो कितना बचेगा इसका? 4 एकम 4, 3 गया तो कितना बचेगा? 1/4। ये इनका रेशो हो जाएगा। रेशो कितना बनेगा फिर इनका? 3:1। बताओ, ये बात समझ गए? ऐसे बनेगा इसका रेशो। ठीक है, देखो अब आगे। अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको प्रॉफिट की। कैलकुलेशन ऑफ प्री पहले का कोई प्रॉफिट दे रखा है? पहले का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है इसमें। जो आर्थिक चिट्ठा दिया है वो पहले का ही है। जो दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, एक तो दिया है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। कितने का है ये? कितना? ये रिजर्व एंड सरप्लस और नीचे जनरल रिजर्व कितने का? 30,000। एस लिमिटेड का 30,000। एक तो है इसमें जनरल रिजर्व 30,000। एक इसमें क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना? 20,000। टोटल मिला कितना हो गया? इसका कुछ नहीं करना। दूसरा हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट। ये रेवेन्यू वाला होता है ना, ये कैपिटल वाला होता है। रेवेन्यू वाला नील दिया है, नो इन्फॉर्मेशन। मतलब नील। इसके बाद एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी तुमको। या तो आएगा गुडविल या आएगा कैपिटल रिजर्व। एस लिमिटेड की कैपिटल कितनी है? पूरी कैपिटल कितनी है? 1,00,000 की। एक्वायर कितना किया? होल्ड। परचेज वैल्यू 3/4। इसका मतलब क्या है? 1,00,000 का 3/4 कितना आएगा? 75,000। इसके बाद इसमें ऐड करना पड़ेगा प्री जो प्रॉफिट है वो वाला। कितना प्री प्रॉफिट है वैसे? 50,000 का।
तो 50,000 का निकालो 3/4, जितना वैल्यू वो कितना, जितना वैल्यू वो एक्वायर करेगा उतना ही आपको करना है। कितना हो गया दोनों को मिला के, दोनों को मिला के करना है भैया, घटा के नहीं करना। 1,12,500। आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 1,00,000 रुपये जो असेट साइड दी है। अब 1,12,500 में आप 1,00,000 रुपये दे रहे हैं, पेमेंट कम दे रहे हैं, आपको रिजर्व हो गया कितना, 12,500 का। देन कैपिटल रिजर्व बराबर 12,500, इन दोनों को लेस करने के बाद आया है। ठीक है, बात आगे समझ में आता कि इसके बाद हमको अगली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पहले तो इसकी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कितनी बची अभी, पहले कितनी की थी वो, वैसे 1,00,000 की, लेकिन बची कितनी अभी 1/4, 3/4 तो दे दी, 1/4 बची हुई है उसके पास अभी। निकालो उसका 1/4 कितना है, 25,000 रुपये। इसके बाद में इसका प्रॉफिट है प्री वाला, टोटल मिला के प्रॉफिट कितने का था, 50 का कितना निकाला, 1/4, 3/4 उसको दिया, 1/4 इसको देना पड़ेगा, कितना आएगा 12,500। प्री का प्रॉफिट दे दिया, पोस्ट का कोई प्रॉफिट नहीं है ना, सॉरी पोस्ट का प्रॉफिट देना है, प्री का नहीं है। ऐड कर दो दोनों को, ये इसका हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन, अगर डेट दी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने डायरेक्ट करंट ईयर का कॉलम बनाया है, प्रीवियस ईयर का नहीं बनाया। ये नोट नंबर है, ये अमाउंट ऑफ करंट ईयर है, ये पर्टिकुलर। फर्स्ट हेड क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें पहला रहेगा शेयर होल्डर फंड, पार्ट है शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल है, एस लिमिटेड का बोल, सॉरी एच लिमिटेड का बताना है, 2,00,000। कोई रेट दे रखा है शेयर का 10 रुपये का, तो 20,000 शेयर हैं और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितने रुपए हो जाएंगे ये, 2,00,000 रुपये। अगली वैल्यू क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, हेड बना लिया। क्या क्या वैल्यू है, एक तो इसमें दिया है जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व है, नहीं दूसरे का नहीं बोलना है, 50,000। और क्या है सरप्लस, कितना 30,000, 30,000 में प्लस करना है। कितना सरप्लस इसका रहेगा, इसमें एक सरप्लस तो हमने दे दिया ना उसको, था कोई सरप्लस हमारा पोस्ट में, कोई सरप्लस नहीं था, कितना 30,000। आगे बोलो, नॉन, इसमें एक चीज़ और आएगी, वहाँ कैपिटल रिजर्व है क्या, इधर ये कैपिटल रिजर्व 12,500। इसके बाद एक वैल्यू और आएगी इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली है, कितना 37,500। और क्या इसमें सी पॉइंट, नॉन करेंट है। अब तो क्या क्या दिया है, 10% डिवेंचर, कितने रुपए के, दोनों कितनी, एक की है बस। आगे नंबर 3 करंट लायबिलिटीज कितना है,
दोनों को मिला के 70,000। आगे टोटल करो इनका, चेक करो। जब भी पोर्शन में वैल्यू खरीदता है ना वो 30%, 20%, 3/4, 2/4 ऐसे का वैल्यू खरीदेगा, तभी आपको क्या याद रखना है कि जनरल रिजर्व सिर्फ एक का लिखा जाए, किसका? होल्डिंग का। ठीक है, सरप्लस किसका लिखा जाएगा? बस होल्डिंग का। कैपिटल रिजर्व जो यहाँ से निकल के आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो यहाँ से निकल के आएगा। कहने का मतलब जिन वैल्यू को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, उनको जोड़ के नहीं लिखना है। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जोड़ के लिखा, इसको नहीं करते हैं, जोड़ के लिखा। जिन वैल्यू को बांट दिया है आपस में, उसको जोड़ के नहीं लिखना है, उसको सीधा सीधा एक का लिखना है, बस एच लिमिटेड का। ठीक है, असेट्स ये तो हो जाएगा यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज। सेकेंड पार्ट रहेगा इसका असेट्स। असेट्स में फर्स्ट पॉइंट है फिक्स असेट्स, नॉन करेंट। कितना नॉन करेंट में दिया है? ठीक है, फिक्स असेट्स में दिया है टेंजेबल 2 लाख प्लस 1 लाख। इसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इसलिए जोड़ के लिख रहे हैं इसको। कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपया। नेक्स्ट बोलो। दूसरा है अभी इसी में ये, दूसरा नंबर है इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, उसका नहीं लिखना। मैंने पहले ही बताया, जिस कंपनी को आप खरीद रहे हैं उसकी ना वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी ना नीचे लिखी जाएगी। और आगे करंट असेट्स। क्या दिया है इसमें? 1,30,000 सिंपल सीधी वैल्यू है। 1,30,000 प्लस 1,20,000, ये हो जाएगा 2,50,000। गुडविल वगैरह आई नहीं थी कैलकुलेशन में। अगर गुडविल आती है यहाँ पे, ये तो रिजर्व आया है, अगर यहाँ पे गुडविल आती है तो उसको यहाँ लिखना होता है हमको, और अगर कैपिटल रिजर्व है तो इधर लिखना होता है। कितना हो गया टोटल मिला के? 5,50,000। ये हो गया टोटल असेट्स। बताओ, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कौन सा है? 7th। ये 7th क्वेश्चन। क्लियर है बात? ठीक। देखो, बाई लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 8। बाई लिमिटेड था, इसकी सहायक जेड लिमिटेड के वित्तीय विवरण निम्न प्रकार से हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। जनरल दिया है 1/4/2014 का और सरप्लस दिया हुआ है। इसका नॉन करंट असेट्स में बिल्डिंग है। इन्वेस्टमेंट दिया है जेड लिमिटेड का 1,40,000। करंट असेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इसके बाद बोला है बाई लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2016 को जेड लिमिटेड के 80% अंशों का क्रय कर लिया है। क्रय की तिथि पर जेड लिमिटेड के लाभानी खाते का शेष 5,000 रुपये था। बाई लिमिटेड तथा इसकी सहायक जेड लिमिटेड का एक मिश्रित वित्तीय विवरण आपको तैयार करना है। ठीक है, पहले हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। उधर वो बना देंगे बैलेंस शीट। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशियो। कितना परसेंट शेयर क्रय कर रहा है वो? 80%। तो होल्डिंग कंपनी कौन है? और सब्सिडरी? अच्छा, बाई कंपनी जो है वो होल्डिंग है और जेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। अब इसका रेशो कैसे बनाएंगे? एक तो इसमें बाई लिमिटेड आएगा, एक इसमें जेड लिमिटेड आएगा। बाई लिमिटेड के पास कितना शेयर है? 80%। तो इसके पास कितना बचा? 20%। लेस करके दिखाना होता है। अब कितना बचेगा? 8 और 2 का रेशो है, नॉर्मली तो वैसे ही है ना, तो इसको बोल सकते हैं 4 और 1 का रेशो। बताओ, ये बात समझ गए? इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल वाला रहेगा ये।
देखो जब वो अधिग्रहण कर रहा था तो 5,000 रुपये का P&L था उसके पास, उसने नीचे इन्फॉर्मेशन में बोला है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था उसके पास, 5,000 का। ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस में 2014 की वैल्यू दी है उसको, कितनी वैल्यू है, 10 10 20 20। ऊपर जनरल रिजर्व में देखो, जनरल जहाँ सन 2014 लिखा है बैलेंस शीट में, कौन सा 20%, ये वाला, हाँ ये 80 था तो ये कितना बचा 20, या 90 होता तो बचता कितना 10, यहाँ होता 50 तो कितना बचता 50 ऐसे। अब ये 5,000 रुपये नीचे इन्फॉर्मेशन में नहीं, एडजस्टमेंट में। अब बैलेंस शीट में सन 2014 के सामने एक वैल्यू दी है, सब्सिडरी कंपनी कितना है 20, क्या लिखा है उसको, सरप्लस लिखा है उसके सामने, नहीं जिसके सामने सन 2014 लिखा है जर्नल रिजर्व, ये 2014 वाली वैल्यू है, कितने रुपए 20,000, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25,000। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू वाला है, कितना दिया है रेवेन्यू का P&L, देखो वहाँ पे जनरल रिजर्व के बाद में देखा सरप्लस ऑफ P&L कितना दिया है 20,000 का, 20,000 का तो कम है, कुछ और ही वैल्यू दी होगी, दिखाओ जरा, दिखा दो मेरे को एक बार, पकड़ो, दे रखा है उसने। देखो जो जनरल रिजर्व दिया है वो 2014 का है ना, और जनरल रिजर्व के नीचे P&L की वैल्यू है, उसके सामने डेट नहीं लिखी है, इसका मतलब क्या है वो खरीदने के बाद की वैल्यू है। अगर डेट लिखी है खरीदने से पहले की, खरीदने के टाइम की, तो पहले की वैल्यू है, और खरीदने के बाद में कोई डेट नहीं है तो ये मानेंगे खरीदने के बाद की वैल्यू होगा ना। एक तो P&L का बैलेंस दिया है उसमें, कितना बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का 20,000 रुपया, लेकिन इस 20,000 में ये वाला P&L इंक्लूड होगा जो उसने इन्फॉर्मेशन में नीचे दिया है, खरीदने से पहले 5,000 रुपये का P&L उसके पास पहले से था, ये टोटल P&L है उसके पास, तो हमको ये वाला इसमें से घटा देना है, प्री वाला है ना, प्री बैलेंस, कितना बैलेंस है प्री का 5,000 रुपये, तो कितने बचेंगे अभी 15,000 रुपये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेवेन्यू प्रॉफिट है ये, और ये वाला जो है कैपिटल प्रॉफिट है। मैंने बताया था कैपिटल प्रॉफिट को तो इंक्लूड करते हैं संपत्ति को खरीदने बेचते टाइम, और रेवेन्यू को इंक्लूड कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारी बैलेंस शीट बनती है, जहाँ रेवेन्यू आता है ना, जहाँ जनरल रिजर्व P&L आएंगे। अब इस वैल्यू में से ये वैल्यू दो जगह डिवाइड हो जाएगी, एक बार तो जाएगी होल्डिंग के पास, एक बार जाएगी जेड लिमिटेड के पास, सब्सिडी के पास। या तो 80% 20% निकाल दो, या 4:1 के अनुपात में निकाल दो इसको, है ना। तो मैं इसको परसेंट में निकाल देता हूँ, वो ज़्यादा आसान है। 80% और 20%, 15,000 का 80% 12,000 रुपये, इसका तो आएगा 12,000 रुपये। ये किसके पास जाएगा, होल्डिंग कंपनी के पास। और यहाँ कितना बचेगा 3,000 रुपये किसके पास जाएगा, सब्सिडरी कंपनी के पास। और ये सब्सिडरी कंपनी में कहाँ जाता है, जो उसकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाते हैं, है ना, क्योंकि उसका सारा पैसा वहीं पे इंक्लूड होता है, इसका पैसा उसके जनरल रिजर्व में या P&L में इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैपिटल रिजर्व या गुडविल की, है ना। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। पहले वाला प्रॉफिट है ना, ये वाला कैपिटल प्रॉफिट, ये यहीं पे आएगा। देखो कौन सी लिमिटेड हमने खरीदी, जेड लिमिटेड। तो जेड लिमिटेड की कैपिटल कितनी है, बैलेंस शीट में चेक करके बताओ। पूरा 1 लाख रुपए कैपिटल, ठीक है। 1 लाख रुपए की कैपिटल उसके पास है, लेकिन हमने खरीदा कितना शेयर है उसका, परचेज वैल्यू 80%। किसका, 1 लाख का 80% हमने खरीद लिया है। तो कितना खरीद लिया हमने, 80,000। ये वैल्यू सिर्फ देखने के लिए कितना वैल्यू है, लेकिन मेन वैल्यू हमारी अब ये है 80,000। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो कैपिटल प्रॉफिट है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना कैपिटल प्रॉफिट है हमारा, 25,000 का, प्लस करेंगे इसमें कैपिटल प्रॉफिट कितना 80%। तो कितना करेंगे 25,000 का
80%, निकालो जरा। 20,000 रुपये। इन दोनों को इंक्लूड करके कितना रुपया हो जाएगा उसका? उसकी टोटल जो परचेज वैल्यू वो 1 लाख रुपए की है बस, है ना। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाय लिमिटेड, बाय लिमिटेड के द्वारा कितना किया गया? 1,40,000। अब आप देखो 1 लाख की चीज़ के लिए आप 1,40,000 रुपये दे रहे हैं। जब भी ज़्यादा वैल्यू देते तो क्या रहता है? गुडविल रहता है। कम वैल्यू देते तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, वो रिजर्व में आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? देन गुडविल कितना आ गया? 40,000 रुपया। बात आगे समझ में आता है केवल ही। अब अगली कैलकुलेशन किसकी होगी? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो कंपनी खरीदी है, कौन सी खरीदी? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड कैपिटल अभी कितनी बची हुई है? 80% तुमने बेच दी, कितनी बची? 20%। किसका 20%? 1 लाख का 20%। कितना? 20,000 रुपये की तो कैपिटल है उसके पास, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या करेंगे? एक इंक्लूड करना है इसमें कैपिटल प्रॉफिट। उसका कैपिटल प्रॉफिट भी तो बचा हुआ कितना परसेंट? 20%। किसका? 25,000 का 20%। कितना? 5,000 रुपये। क्योंकि 25 में से 20 तो इसको दे दिए थे हमने। कितने बचे? 5। एक इसमें हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट बचा हुआ है, ये वाला कितना? 3,000 का रेवेन्यू प्रॉफिट। कितना रुपया? 3,000। टोटल मिला कितना हो गया? 28,000 रुपया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। एक कैलकुलेशन हम ऐसे बैलेंस शीट में करते हैं, उसको अलग से भी दिखा सकते हैं। रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के पास कितना रुपया आएगा प्रॉफिट में? एक तो उसका ओल्ड बैलेंस है, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। कितना बैलेंस है ओल्ड वाला उसका? 2 लाख रुपए। यहाँ लिखेंगे 2 लाख। और नहीं, P&L का, P&L का बता दो, रिजर्व का बता दो, किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं आप इसको। कितना है? 75,000। और एक ये वाला पैसा जाएगा उसके पास, होल्डिंग लिखा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी होल्डिंग नहीं लिखा मैंने, एक के सामने लिखा हुआ है रेवेन्यू। कितना? 12,000 रुपये। इसमें ऐड हो जाएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रॉफिट। अगर ये लॉस होता तो लेस हो जाता। कितना? 12,000 रुपये। टोटल मिला कितना हो गया? 87,000 रुपया। बताओ यहाँ तक बात समझ गए सबको? ठीक है। अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर किसी वजह से एग्जाम में ये वैल्यू लिखना भूल जाते हैं, वैसे तो एग्जाम में कहेगा वो, है ना, मिश्रित वित्तीय विवरण बना, और अंग्रेजी में भी लिखा होगा कंसोलिडेट। अगर किसी वजह से नहीं मिल पाती है वैल्यू तो कंबाइंड लिख सकते हो यहाँ पे, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। वैसे तो अंग्रेजी में कहेगा वो स्टेटमेंट एज ऑन। अगर डेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमको वो डेट लिखनी होती है जिस डेट पे किसी भी कंपनी को हायर किया जाता है। जिस डेट पे वो हायर करेगा वही डेट आपको लिखनी है इधर। इस बार भी मैंने प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं बनाया है, सिर्फ करंट ईयर का कॉलम है। ये नोट नंबर, ये अमाउंट ऑफ करंट ईयर, ये पर्टिकुलर ही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा शेयर होल्डर फंड। पार्ट ए शेयर कैपिटल। अब हमको यहाँ पे बाय लिमिटेड की कैपिटल नहीं लिखनी, सिर्फ जेड की लिखनी। कितना है जेड का कैपिटल? 3 लाख रुपए। कितने का शेयर है? हाँ सॉरी, बाई की लिखनी है, जेड की नहीं लिखनी है। हाँ कितना है? 3 लाख रुपए। तो 30,000 शेयर और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 लाख रुपए। बी पॉइंट बनाएंगे इधर, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या दिया सबसे पहले? जर्नल रिजर्व।
लेकिन ये जनरल रिजर्व जो था हमने तो डिस्ट्रीब्यूट किया उधर, इसका मतलब है सब्सिडरी का नहीं लिखना है, सिर्फ होल्डिंग का लिखना है। कितना होल्डिंग का है? 1,25,000। मैंने इधर लिख दिया 1,25,000। आगे अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ P&L का सरप्लस है। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, लॉस बोलेगा तो लॉस, ठीक है। अब ये हमने निकाला है, यहाँ पे कितना आया? 87,000। वैसे यहाँ पे लिखना पड़ता है 75,000 प्लस 12,000, लेकिन अभी उधर कैलकुलेशन कर ली तो सीधा लिखना है 87,000। जो हमारी जेड लिमिटेड है उसका कुछ नहीं लिखना है हमको। आगे और क्या दिया है? तो दो ही वैल्यू बस इसमें। अब इसी में हमारा रिजर्व आएगा, अगर रिजर्व आया हो क्वेश्चन में कहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रिजर्व नहीं आया, गुडविल आई है, तो गुडविल तो सेट्स में जाएगी, इसका काम नहीं है। एक वैल्यू तो यहाँ से पिक होती है और एक वैल्यू इधर से पिक होती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली। हमने माइनॉरिटी के लिए कैलकुलेशन किया, ये रहा कितना? 28,000 रुपये। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको पॉइंट भी बना सकते हैं सी, या रिजर्व में भी लिख सकते हैं, तो इसमें मैंने सी पॉइंट बना दिया इधर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। कितने रुपये? 28,000 रुपये। अब अगली वैल्यू क्या है? 0.2। करंट, नॉन करंट नहीं है इसमें, करंट लायबिलिटी। जो वैल्यू नहीं है उसके लिए हेड नहीं बना रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं। बताओ क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना रुपया? दोनों को ऐड करके लिखना है अब इसको। 2 लाख प्लस 30,000, ये हो जाएगा 2,30,000 रुपया। ठीक है, सबका टोटल कर लिया, कितना आया? 7,70,000 रुपया। ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट बनाएंगे। याद क्या रखना है आपको हमेशा कि शेयर होल्डर फंड में ही आपको कैलकुलेशन पड़ेगी बस। जब कोई कैलकुलेशन इधर नहीं, 100% आपने परचेज किया है तो अगली वाली कंपनी के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। इसका मतलब क्या है कि सबको जोड़ के ही लिखना है फिर तो यहाँ से यहाँ तक सब जोड़ के लिखते थे पहले हम, लेकिन अब कुछ पार्ट क्लियर किया है हमने तो कुछ ही पार्ट आएगा। इसका मतलब उन सबकी कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग हो रहा है, P&L अलग हो रहा है, तो फिर क्या लिखना है? होल्डिंग कंपनी का ही लिखना है। जिनकी कैलकुलेशन में आंसर आ रहा है उनकी कैलकुलेशन लिखनी है, ठीक है, ऐड करके नहीं लिखना है। इसके बाद की सारी वैल्यू ऐड ही की जाएंगी, उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इसमें क्या है? असेट्स। फर्स्ट पॉइंट रहेगा नॉन करेंट असेट्स। इसमें बिल्डिंग कितना रुपया? 2,60,000 प्लस 40,000, 3 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। अगर कोई अदर इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी खरीदे उसके पास नहीं है, कोई अदर है तो आएगा, लेकिन कंपनी का नाम नहीं आएगा अब इसमें क्योंकि उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख चुके हैं हम इधर। अगला क्या है? नंबर 2 करंट असेट्स। क्या दिया करंट असेट्स में? स्टॉक। कितने रुपए का? 75,000 प्लस 40,000, ये हो जाएगा 1,15,000। आगे डेटर्स कितना? 1,00,000 प्लस 60,000, 1,60,000 हो गया। कैश एंड बैंक कितना रुपया? 1,25,000 प्लस 30,000। हाँ, गुडविल इधर आएगी। कितना ये? 1,55,000। ये वैल्यू है ना बैलेंस शीट में बस। अब यहाँ पे गुडविल रहेगी, ये वाली गुडविल फिक्स असेट्स में आती है और इंटेंजिबल में आती है। तो ये वैल्यू जो वो टेंजिबल में है और ये इंटेंजिबल में है। क्या? गुडविल। कितने रुपए हैं? 40,000 रुपये। सबको ऐड कर दो, 7,70,000 रुपया। ये हो जाएगा टोटल असेट्स। बताओ, बात समझ में आ गई सबको? ये क्वेश्चन नंबर कौन है? 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अमित लिमिटेड तथा इसकी सहायक रचित लिमिटेड ने निम्नलिखित वित्तीय विवरण जो 31 मार्च 17 को तैयार किए गए हैं। सहायक कंपनी के 75% अंश क्रय करने की तिथि पर रचित लिमिटेड का संचय एवं लाभ हानि राशि 75,000 रुपये 25,000 रुपये है। अमित लिमिटेड ने क्रय किया है। सहायक लिमिटेड कौन है? रचित लिमिटेड। 2 प्रॉफिट दिए हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स हैं, टेंजिबल वाली इन्वेस्टमेंट है। 15,000 इक्विटी शेयर इन रुचि लिमिटेड, 20 रुपये का एक। ठीक है, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट उसने कर दिए हैं। पकड़िए, इसको करें रफ। चलो
पहले करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशियो। कौन कौन वैल्यू है इसमें? होल्डिंग कंपनी का नाम बताओ। होल्डिंग कंपनी कैसे लिख सकते हैं? ए लिमिटेड। और सब्सिडरी कंपनी को लिख सकते हैं रचित लिमिटेड। तो कितना परसेंट होल्ड किया है उसने? 75% होल्ड किया है, 75%। तो ऐसे लिख सकते हैं इसके रेशो को। होल्डिंग कंपनी के पास मतलब ए लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी मतलब आर लिमिटेड। इसके पास रहेगा 75%, इसके पास रहेगा 25%। ठीक है, तो अब ये 75 में घटाना है 100 में से 75 को, तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, अब 25 से कम 25, 25 दिया 75, 3:1 का रेशो बन गया इसका। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन किसकी रहेगी? कैलकुलेशन ऑफ प्री वाले प्रॉफिट के ना, जो कैपिटल वाला है, जो उसने एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट है, कैपिटल वाला। देखो जरा क्वेश्चन में दे रखा है नीचे वैल्यू में 75,000 और 75,000 25,000। दो अलग अलग वैल्यू दी है उसने, क्या क्या नाम है उनका? नाम बताओ। रिजर्व एंड सरप्लस और दूसरा? अच्छा, रिजर्व एवं सरप्लस ऐसे दिया है ना, और लाभ हानि। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के दोनों को एक साथ एक बार तो लिखूंगा, रिजर्व एंड सरप्लस। कितने रुपए? 75,000 तो ये वाले, और एक वैल्यू उसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे कितना? 25,000 अदर इंफॉर्मेशन में। तो कितने रुपए हो गए? 1 लाख। यही क्या है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और एक काम कहाँ आएगा? जब हम परचेज करेंगे वैल्यू को। दूसरी वैल्यू रहेगी हमारी पोस्ट वाली। ये रेवेन्यू है। देखो कितना रेवेन्यू दिया है, दो वैल्यू दी है। एक तो दिया क्या? रिजर्व, एक सरप्लस। एक तो दिया है रिजर्व, कितना रिजर्व है? 1,50,000 का तो रिजर्व है, और सरप्लस दिया कितने का? 50,000। टोटल कितना हो गया ये? 2 लाख। ये सरप्लस जो पी एंड एल का बैलेंस है, इसका मतलब 2 लाख रुपए हैं हमारे पास। लेकिन इसमें पहले कितने हैं? 1 लाख दोनों को मिला के। रिजर्व का और पी एंड एल कितना बैलेंस है दोनों को मिला के? 1 लाख। 1 लाख तो पुराना है, अब मिला के 2 लाख हो गए हैं। तो अब का बैलेंस रियल में कितना है? 1 लाख रुपए। इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे हम प्री वाला या कैपिटल प्रॉफिट। कितने बचे? 1 लाख। ये क्या है? रेवेन्यू। कैपिटल प्रॉफिट को तो इंक्लूड कहाँ पे करते हैं? सीधा जहाँ पे संपत्ति खरीदेंगे। रेवेन्यू को अलग अलग बांटना पड़ता है हमको। एक बार तो जाएगा ये किसके पास में? पहला कौन है? होल्डिंग ए लिमिटेड, और दूसरा कौन है? आर लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास वैल्यू है 75%, आर लिमिटेड का कितना है? 25%। इसका कितना आएगा? 75,000 रुपये। इसका कितना आएगा? 25,000 रुपये। ये होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, और ये वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इंक्लूड होगा। अब अगली कैलकुलेशन क्या रहेगी? संपत्ति तुमने खरीदी है, वहाँ से कौन सा प्रॉफिट है तुम्हारे पास? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। कौन कंपनी खरीदी हमने? आर लिमिटेड। आर लिमिटेड कैपिटल कितनी है वैसे? 2 लाख रुपए की कैपिटल है वैसे तो उसके पास में, लेकिन परचेज वैल्यू कितनी कर रहे हैं हम?
75%। इसका मतलब है कि 2 लाख का 75% कितना आएगा? 1,50,000 तो परचेज वैल्यू है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या हो जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। अगर ये कैपिटल लॉस होता तो माइनस करने पड़ते हमको ये वैल्यू। कितना परसेंट? 75%। तो कितना आएगा इसका? कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 का 75% कितना आएगा? 75,000। दोनों को मिला दो, इन दोनों को, 1,50,000 प्लस 75,000, 2,25,000। और इसमें हमने इन्वेस्ट कितना किया है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू नीचे दे रखा है, इन्वेस्टमेंट। सीधा अमाउंट बोल दो, कितना है? 3,00,000 रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, 3,00,000 रुपए का। अब देखो 2,25 की चीज़ खरीद रहे हैं, 3,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 75,000 रुपये इसमें ज़्यादा दे रहे हैं हम, तो 75,000 क्या है? गुडविल। चेक करो जरा, गुडविल का आंसर इतना ही है, 75,000। ठीक है, चलो अब इसके बाद कैलकुलेशन किसकी करनी पड़ेगी? इसमें अब क्या निकालेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि जो सब्सिडरी कंपनी है ना, उसकी वैल्यू। अभी वो फिलहाल कितने रुपए कंपनी बची हुई है, बस इतनी बात है इसमें। देखो पहले तो उसके कैपिटल बची है, कौन लिमिटेड है? आर लिमिटेड। आर लिमिटेड कैपिटल कितनी बची है अभी? 25%। किसका? 2,00,000 का। कितना बचा है इसके पास? 50,000। इसमें इंक्लूड करेंगे उसका कैपिटल प्रॉफिट, कितना? 25%। कैपिटल प्रॉफिट कितने का था? 1,00,000 का। तो 1,00,000 का 25%, 25,000 रुपये ये आ गए। इसके बाद इसका रेवेन्यू प्रॉफिट है कितने का? 25,000 का। रेवेन्यू प्रॉफिट 25,000, तो उसकी वैल्यू भी कितनी बची है? 1,00,000 रुपये की। अब यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है, मतलब बैलेंस बचेगा। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी कौन है वैसे? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस। चेक करो जरा, ओल्ड P&L कितना है इसका? 2,00,000 रुपये का ओल्ड P&L है इसके पास। इसके बाद इसको रेवेन्यू प्रॉफिट मिला होगा, कितना रुपए मिला है? ये वाला 75,000। कितना होगा टोटल मिला के? अब बनानी इसकी बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 9। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन, सब वैल्यू पहले जैसी रहेंगी। इस बार मैंने नोट नंबर नहीं लिखा है। पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की वैल्यू। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा शेयर होल्डर्स फंड्स, पार्ट ए शेयर कैपिटल। अब इसमें आपको सिर्फ होल्डिंग कंपनी की कैपिटल बतानी, कितनी है? 10,00,000 की। कितने रुपए का शेयर? 10 का। इसका मतलब है 1,00,000 शेयर हैं और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक शेयर है। इसका मतलब इसकी 10,00,000 की कैपिटल है। दूसरा पॉइंट क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। हेडिंग है इसमें, एक तो रिजर्व है, जनरल रिजर्व, सिर्फ रिजर्व। रिजर्व कितना रिजर्व है? सब्सिडरी कंपनी का नहीं बोलना है, सिंगल 4,00,000। सिर्फ किसका लिख रहे हैं यहाँ पे हम? होल्डिंग का, क्योंकि सब्सिडरी के लिए तो कैलकुलेशन हुई है। कितना रुपया? 4,00,000 रुपये। सरप्लस
मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी कैलकुलेशन हमने की कितना है 275। चलिए आगे, इसमें अभी एक वैल्यू और आएगी हमारे पास, हमें देखना पड़ेगा गुडविल है, इसमें गुडविल है। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू है कितना रुपए, 1,00,000 रुपया। उसके लिए पॉइंट सी बना लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, 75,000। अच्छा आप इनको नाम भी दे सकते हैं ना, जैसे मानो ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2 और ये नोट नंबर 3, ऐसे नोट नंबर 4, नोट नंबर 5 और नोट नंबर 6। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू हमने लिखी है अभी यहाँ से कितने रुपए, नोट नंबर 5 में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये नोट नंबर 5 से आया है, ये नोट नंबर 6 से आया है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अब अगला क्या है नंबर 2 पे, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट है, करंट लायबिलिटीज, गुडविल असेट्स में आएगी। आगे बताओ करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 3,00,000 प्लस 1,00,000, टोटल मिला के हो गया 4,00,000। और बताओ, और वैल्यू है नहीं, ऐड करो सबको, 17,90 चेक करो जरा, कुछ रह गया, कोई बात नहीं, कुछ वैल्यू रही है, चेक करो जरा एक बार। 10,00,000 रुपये ठीक है, सरप्लस का 4,00,000 लिखा है, ठीक है, और रिजर्व का 275, इसका कितना है, सरप्लस पी एंड एल 75, कौन सी, अच्छा एक मिनट, ये दो वैल्यू गलत हुई है शायद। देखो जरा रिजर्व कितने का है, 4,00,000 का रिजर्व है, हाँ रिजर्व 4,00,000 का लिखा है मैंने, और ये सरप्लस कितने का है, 275 हो जाएगा ना, ये 275। और वैल्यू बची कुछ और, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ निकाला है हमने, ये रहा 1,00,000। आप करो ऐड जरा इसको, चेक करो, हो गया कितने रुपए आए, 21,75,000। वैल्यू मिस हो गई ऊपर नीचे की वजह से, है ना, 2,00,000 नहीं लिख पाया, डायरेक्ट 75,000 लिख दिया वहाँ पे। चलो ये क्या बन गया, टोटल लायबिलिटीज। और इसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा अभी असेट्स। बताओ जरा असेट्स में क्या है, फर्स्ट पॉइंट नॉन करंट असेट्स, क्या वैल्यू दी है, ओके पॉइंट ए, फिक्स असेट्स में वैल्यू है, हेड बना लो टेंजिबल, क्या वैल्यू टेंजिबल में, क्या क्या नाम है कुछ टेंजिबल का, बस कितना, 16,00,000 प्लस 5,00,000, ये हो जाएगा 21,00,000। एक वैल्यू आएगी इसमें इंटेंजिबल की, और वो है गुडविल, कितने का, और ये जो आया नंबर 4 से आया है, ठीक है। और भी वैल्यू है इसमें नहीं, टोटल कर दो इसको, कितना आ गया, 21,75,000, ये हो गया हमारा टोटल असेट्स। बताओ बात समझ में आ गई सबको, रह गया कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अरे तो फिर पढ़ तो लो एक बार।